एक तो था कि भैया जो वो बिहार का बच्चा है अयांश, उनके पिता से मेरी बात हुई थी। उस आधार पर मैंने निमॉन्स जो बेंगलोर का अस्पताल है वहाँ पर बात किया था। अस्पताल से मुझे ये पता चला था कि इस अस्पताल में उस बच्चे का इलाज नहीं चल रहा है। कौन सा कागज़ मिला है, कैसा कागज़ मिला है, ये मुझे नहीं पता। जितना मैंने अपने हिसाब से फ़ोन करके पता किया था कि भाई इसको क्या है एग्जैक्टली, तो उन्होंने ये बताया था कि इस अस्पताल में उस बच्चे का इलाज नहीं चल रहा है। उस अस्पताल में इस बच्चे के इलाज से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। लॉकडाउन आ नहीं रहा है, लगभग आ गया है, नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, मास्क अनिवार्य शुरू हो गया है और 2500 का जुर्माना शुरू हो गया है। अब आपको कब छपाई हो जाए आपकी, वो अलग बात है। पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि अपने साधारण खांसी बुखार को एक साधारण खांसी बुखार समझ लें। हमेशा शक के दायरे में अपने आप को रखिएगा कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो सेल्फ टेस्ट है आपका वो बहुत ज़रूरी है। जब सेल्फ टेस्ट होगा तो उसमें घर पे कोई जुगाड़बाजी मत करिएगा, कोई टोना टोटका मत करिएगा। किसी भी काढ़ा वाढ़ा से कोरोना नहीं ख़त्म होगा। कोरोना फेफड़े में होता है, गले या पेट में नहीं होता है, और काढ़ा फेफड़े में नहीं जाता है। कोई नवंबर नहीं, कोई जनवरी नहीं, भारत सरकार के हिसाब से भारत में तीसरी लहर आ चुकी है। आपकी तैयारी का समय समाप्त हो गया है। जिन जिन ने जैसी तैयारी करी है उसके हिसाब से अब आने वाला समय बहुत कुछ बताएगा। लेकिन मैं आपको 4-5 गलतियां बता दूंगा कि ये ना करिएगा। उससे पहले लॉकडाउन जो आप पढ़ के आए हैं, लॉकडाउन कई शहरों में चल रहा है और गुजरे हुए कल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। उसकी मैं कॉपी जो आप देख रहे हैं साइड में स्क्रीन पे, ये कॉपी आपको फेसबुक पे भेज दूंगा, तो आप ठीक से पढ़ भी लेना। अधिसूचना ये जारी कर दी है कि गुजरे हुए कल से रात का कर्फ्यू चालू हो गया है। मतलब कि रात को 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा और जो साप्ताहिक बंदी थी वो जारी रहेगी। मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और जुर्माना है 2500 रुपया। तो पहली चीज़, आप लोग जो सेल्फ टेस्ट है, घर पे करने वाला जो टेस्ट है, उसको खरीद लाइए सबसे पहले, क्योंकि वो आपके मास्क के जुर्माने से काफ़ी कम है। मुझे ठीक से नहीं पता है, लेकिन 500-550 रुपये का मिल रहा है, तो वो आप पहले रख लीजिए। मैं गलतियों में बाद में करूँगा, लेकिन कर्फ्यू की बात कर लेते हैं। कर्फ्यू की शुरुआत गुजरे हुए कल से हो गई है कागज़ पे, मतलब कि आपके ऊपर अगर फंस गए तो जुर्माना लग सकता है। ये कागज़ मैं फेसबुक पे डाले दे रहा हूँ, उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अवस्थी जी हैं, उनका जारी किया हुआ अधिसूचना है और ये सरकार के अंदरूनी विभागों को पहुँचा दी गई है। आप लोगों तक शायद अभी ना पहुँची हो या किसी के पास पहुँच भी गई होगी। इस समय कोरोना की तीसरी लहर जापान, इंडोनेशिया और ईरान में अपना कहर मचा रही है। ईरान के हालात इस समय लगभग अप्रैल वाला जो भारत था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लोग सिलेंडर की लाइन लगाए हुए थे, वो हालत इस समय ईरान की चल रही है। भारत की वो हालत पहुँचे न पहुँचे मुझे नहीं पता। आपको अपनी तैयारी बनाए रखनी है। और हाँ, एक चीज़ और, इस बार का जो लॉकडाउन होगा वो दूसरी तरह के लॉकडाउन की तरह का ही होगा, टुकड़ों टुकड़ों में होगा। इस जगह पर है, इस पर नहीं है, जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे। और जो अगर अचानक फैल गया, लाइन लगनी होगी ऑक्सीजन के लिए, तो फिर कहेगा लॉकडाउन। जैसे अप्रैल में था, लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग सड़कों पर अपना चीख पुकार मच रही थी, सड़क किनारे लाशें जल रही थी। तो अगर वो स्थिति आएगी तो लॉकडाउन का तो कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन लॉकडाउन जो इस बार है वो टुकड़ों टुकड़ों में होगा और ख़ास तौर पर दुकानदारों के लिए होगा। दुकानों पर सारी सख्ती होनी है। वो सारी दुकानें जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। ये बात मैं पिछले बार भी कह रहा था, इस बार भी कह रहा हूँ। वो हर व्यक्ति जो रजिस्टर्ड काम नहीं कर रहा है उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। आप अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लीजिए, फ्रीलांसर बन जाइए। फ्रीलांसर के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इनकम टैक्स का मतलब होता है जब आपकी इनकम
बहुत ज़्यादा हो रही होगी तब आपको भरना है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड होंगे और कोई घटना घट जाती है, लॉकडाउन वगैरह की वजह से नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई हो सकती है, तो रजिस्टर्ड जरूर हो जाइए। तो ये तो थी बात लॉकडाउन की। लॉकडाउन आ नहीं रहा है, लगभग आ गया है। नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, मास्क अनिवार्य शुरू हो गया है और 2500 का जुर्माना शुरू हो गया है। अब आपको कब छपाई हो जाए आपकी, वो अलग बात है। तो गलतियां कौन कौन सी देखनी है आपको, देखिए आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चूंकि ये कोरोना की तीसरी लहर पाश्चात्य देशों में पूरी तरीके से रगड़ गई है, इसकी वजह से मुझे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर डर ये है कि भारत सरकार अपने आप को उस बराबरी पर रखने के लिए कोरोना की बात को छुपाएगी। क्योंकि अगर ये खुल के कोरोना नहीं होगा, कुछ और नाम से हो जाएगा, तो दुनिया में ये मैसेज नहीं जाएगा कि कोरोना से यहाँ पर इतना नुकसान हुआ है। तो ये बहुत संभव है कि कोरोना को कोरोना न नाम देकर कुछ और नाम दे दिया जाए, वायरल, खांसी, बुखार, छींक, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपको अपना ख्याल रखना है। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि अपने साधारण खांसी बुखार को एक साधारण खांसी बुखार समझ लें। हमेशा शक के दायरे में अपने आप को रखिएगा कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो सेल्फ टेस्ट है आपका, वो बहुत ज़रूरी है। जब सेल्फ टेस्ट होगा तो जैसे ही आपको कोई शक लग रहा होगा, आप तुरंत उसका टेस्ट कर लेंगे, वरना आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आपको कोरोना है तो तीसरा या चौथा दिन आपको कतई मिस नहीं करना है। तो सेल्फ टेस्ट, घर के अंदर जो टेस्ट है उसको ज़रूर रखिए। कम से कम 2, 3, 4, 2 कम से कम होने चाहिए, क्योंकि आपको एक ही आदमी पे 2 लग जाएंगे। तो पहली चीज़, घर पे सेल्फ टेस्ट ज़रूरी है। आपके ऑक्सीमीटर वगैरह के साथ साथ सेल्फ टेस्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको अगर कोरोना सेल्फ टेस्ट में आ गया है और आपने 3 दिन से पहले पता लगा लिया है और उसका दवा इलाज शुरू कर दिया है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुगर और हार्ट के मरीज पहले से नहीं हैं तो कोई ख़ास चिंता की बात नहीं है। अपना ऑक्सीमीटर पर अपना ऑक्सीजन चेक करते रहिएगा। चौथे दिन अगर ऑक्सीजन आपका डाउन जा रहा है तो उसमें घर पे कोई जुगाड़बाजी मत करिएगा, कोई टोना टोटका मत करिएगा। किसी भी काढ़ा वाढ़ा से कोरोना नहीं ख़त्म होगा। कोरोना फेफड़े में होता है, गले या पेट में नहीं होता है, और काढ़ा फेफड़े में नहीं जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखे रहिएगा। तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी ये है कि भैया आज से ही, कम से कम आज से अगले 3 महीने तक ये चाट पकौड़ी बतासा बाहर का जितना खाना पीना है उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि उसमें तेल मसाला होता है, वो तो होता ही है, क्योंकि वो जिनके हाथों से बन रहा है, आपको नहीं पता है कि उसमें किन किन का कैसा कैसा कहाँ कहाँ का हाथ लगा हुआ है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। जितना कम लोगों के संपर्क में आप आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग माने सोशलाइज नहीं होना है, माने कि बिना फालतू में इधर उधर नहीं बैठना है और हाथ धोते रहना है। ये चीज़ें आपने 2 साल पहले सुनी थी, इनको क्या हो गया, इतना बोरिंग बोल रहे हैं क्या कि ये बिल्कुल सो गए। तो दवाइयों की बात मैं सोमवार को करूंगा, क्योंकि रविवार को मुझे कुछ स्टिकर वाली दवाइयां घर लाने की इजाज़त मिल गई है। तो वो मैं आपको कोरोना की जो 3 दवाइयां हैं उनका एक मॉडल लाकर दिखा दूंगा। वो सोमवार को मैं बनाऊंगा और मंगलवार तक आपके पास तक पहुंच जाएगा। लॉकडाउन की तैयारी कर लीजिए। खाने पीने का सामान जो भी हो सकता है, आपका इलाका जैसा हो, ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका है तो आपके यहाँ सर्दियाँ लगेगा। अगर रात में काम करते हैं तो कर्फ्यू पास आपको बनवाना पड़ेगा पहले से, उन सब की तैयारी कर लीजिए। 2 सवाल बहुत ज़रूरी आए थे, उस पर ज़रा सा बात कर लेते हैं। एक तो था कि भैया जो वो बिहार का बच्चा है अयांश, उसकी बीमारी के बारे में और डिटेल लोगों ने पूछा था। उस पर एक हम डिटेल प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन आप लोग समझ लें कि टाइप 1 कोई बीमारी नहीं है। इसको लेकर बच्चा पैदा होता है, ये किसी वजह से होती नहीं है। तो चूंकि ये कोई बीमारी नहीं है और इसका अभी तक कोई इलाज बना ही नहीं है, उनके पिता से मेरी बात हुई थी, उस आधार पर मैंने निमॉन्स जो बेंगलोर का अस्पताल है वहाँ पर बात किया था। अस्पताल से मुझे ये पता चला था कि इस अस्पताल में उस बच्चे का इलाज नहीं चल रहा है। कौन सा कागज़ मिला है, कैसा कागज़ मिला है, ये मुझे नहीं पता। जितना मैंने अपने हिसाब से फ़ोन करके पता किया था कि भाई इसको क्या है एग्जैक्टली, तो उन्होंने बताया था
कि इस अस्पताल में उस बच्चे का इलाज नहीं चल रहा है, उस अस्पताल में इस बच्चे के इलाज से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। किसी और अस्पताल में होंगे तो होंगे, लेकिन निम्हांस जो है, जहाँ के कागज़ के हिसाब से जो चंदा मांगा जा रहा है, उस अस्पताल में चूँकि ये मैटर बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अस्पताल से पूछूं, पता करूं कि उसको किस तरह का डिसऑर्डर है। टाइप 1 जो होता है उसके बहुत सारे स्वरूप होते हैं और उसका इलाज भी उसी तरीके से किया जाता है। तो अस्पताल ने मुझे ये बताया है कि उस बच्चे की बीमारी संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट उस अस्पताल के पास मौजूद नहीं है। बेंगलोर का वो अस्पताल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरा सवाल ये था कि क्या कैंसर की बीमारी ठीक होती है या नहीं होती है। मैंने ये जानबूझ के 2 सवाल पकड़े थे कि टाइप 1 और कैंसर, इन दोनों में संबंध है। संबंध ये है कि ये दोनों बीमारियां नहीं हैं, दोनों डिसऑर्डर हैं। कैंसर होता है कि आपकी अपनी सेल्स, अपनी इकाई, अपनी पहली ईंट दिमाग के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और इधर उधर बनना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से कैंसर होता है। इसलिए आपका जवाब ये है कि डिपेंड करता है कि कैंसर किस तरह का है। कैंसर एक चीज नहीं होती है, तो जब एक चीज नहीं होती है तो उसका एक इलाज भी नहीं होता है। बिल्कुल टाइप 1 भी ऐसी चीज होती है, वो एक चीज नहीं होती है, इसीलिए उसका कोई एक इलाज भी नहीं होता है। जहां जहां पर होगा वहां पर इलाज होगा। तो ये चीज आप समझ लें। कैंसर का सीधा सीधा हिसाब किताब ये है कि कैंसर के 4 चरण होते हैं। पहले या दूसरे चरण में अगर आपको कैंसर का पता चल गया तो आपकी बचने की संभावना 80% है, क्योंकि आप उसी जगह पे उसको ठीक कर ले जाएंगे। लेकिन अगर वो तीसरे तक पहुंच गया है तो उसके बाद तो फिर उसको एक्सटेंड, मतलब बढ़ाते टालते रहना है, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत जगहों पर चला जाता है। मतलब कि जो डिसऑर्डर होता है वो अब केवल उस जगह पर ना रह के और दूसरी जगहों पे पहुंच जाता है। बिल्कुल उसी तरह से MSA टाइप 1 में भी होता है। जितना जितना डिले होता है उतना ये डिसऑर्डर बाकी और शरीर में पहुंचने लगता है, और जब शरीर के अंदरूनी भाग हैं जिसकी वजह से जीवन चलता है, फेफड़े वगैरह हो गया या आमाशय वगैरह हो गया है, वहाँ तक पहुँच जाएगा, तब आदमी वहाँ तक पहुँच जाएगा, तब मौत हो जाती है। तो सबसे पहला सिग्नल ये है कि जब तक टाइप 1 या कैंसर दोनों में खाने की नली जब तक नहीं पड़ रही है, तब तक आप उसको रेड लाइन ना समझें। तब तक ये है कि वो अभी चल रहा है, उसका इलाज सब हो सकता है, और ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने के अंदर किसी की मौत हो जाए। तो जैसे ही खाने की नली, अगर खाने की नली पड़ गई है, इसका मतलब ये है कि अब वो अपनी लास्ट स्टेज की तरफ चल रहा है, और उसके बाद वो 4 से 5 महीने उसके पास औसतन है। ये मैं एक मोटी बात बता रहा हूँ, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये एक औसत चीज़ है कि जब खाने की नली पड़ जाए, तो जैसे वो बिहार वाला बच्चा है, जिस दिन वो खाने की नली पहन के आपके सामने आना शुरू कर देगा, तब समझ लें कि हाँ, वो वाकई में उसकी मौत हो जाएगी या वो बचेगा नहीं। लेकिन MSA टाइप 1 से ग्रसित बच्चा या वयस्क कभी भी चल नहीं सकता है, बोलने में उसको हमेशा तकलीफ रहेगी, लेकिन अगर बच्चा है तो वो कभी नहीं चलेगा, उसका गर्दन कभी नहीं सीधा होगा। तो मोटी सी बात है कि आप लोग अगर जान बचाने के लिए पैसा दे रहे हैं तो जान बची हुई है, वो पैसा आपको सही जानकारी नहीं दी जा रही है, और अगर उनकी सहायता के लिए दे रहे हैं तब तो वो अलग बात है। आज का यहीं तक। अगले भाग में कोरोना की जो दवाइयाँ आई हैं उन पे बात कर लेते हैं, और वो दवाइयाँ हिंदुस्तान, भारत कैसे पहुँचेंगी, आप लोग शायद कोई मदद कर सकें। आप लोगों में अगर किसी के पास इंपोर्ट लाइसेंस हो तो हम लोग बात कर सकते हैं। मैं कोई व्यापारी तो हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होती है, क्या होती है। मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि इस तरह की दवाई मौजूद है। आप में से कोई अगर एक कदम आगे बढ़ाता है तो शक्ति भर भक्ति करेंगे, दौड़ भाग कर लेंगे, क्योंकि आपके यहाँ तक दवाइयाँ पहुँचनी ज़रूरी हैं, और दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं। आज कहीं तक फिर मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना।